हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.6 को स्टडी करना है। ठीक है, 4.6 जो एक्सरसाइज है वो कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। समझ रहे हैं ना कि भाई एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, कि क्यों मैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ रहा हूँ। ये पूरा आपको बताता है क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाई आई नीड दिस एक्सरसाइज या व्हाई आई नीड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। आपको क्यों चाहिए था डिटर्मिनेंट का और मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने जब मैट्रिक्स में भी स्टार्टिंग में भी कहा था और आज इस एक्सरसाइज में भी कहूँगा जो कॉन्सेप्ट कि क्या है कि आपने पॉलीमर्स इक्वेशन देखें पॉलीमर इक्वेशंस जिसमें वो 3 पार्ट की होती हैं, जिसमें एक को लीनियर कहा जाता है, एक को क्वाड्रेटिक कहा जाता है और क्यूबिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ लीनियर कैसी होती है, सिंपल सी एक्स वाई जेड वाली इक्वेशंस। ठीक है, ये कैसी होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर्कल पैराबोला। ये होती है स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशंस। कौन सी? जिनमें ग्राफ के ऊपर, ग्राफ जानते हो ना, देखिए यहाँ दिखा देते हैं ग्राफ जानते हैं, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई ऊपर आप लोग तरह से रखते होंगे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइंस अगर बन रही हैं तो वो लीनियर इक्वेशंस की कैलकुलेशन। ओके, अगर कोई लाइन सर्कल में बन जाए तो किसकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी लाइन से नजर आपका क्यूब एक स्फीयर बन जाए, सर्कल क्या बन जाए? स्फीयर बन जाए, क्यूब बन जाए, क्यूबिक बन जाए, शेप ले ले प्रॉपर, तो कौन सी इक्वेशंस में आता है? क्यूबिक इक्वेशन में, जैसे क्यूब्स होते हैं। आई होप ये थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ आपको। तो इसका है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस होती है जो मैथ्स में आपको सॉल्व करनी सिखाई जाती है। ग्राफ के ऊपर इसकी शेप बनती है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो लीनियर इक्वेशन। अगर सर्कल बन चुकी है तो कौन सी होगी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर उसने कोई शेप कंटेन करी हुई है तो कौन सी होगी? क्यूबिक। आई होप ये क्लियर हो गया सारा। ठीक है, ये मेरे को नहीं पढ़ाना था, मुझे चाहिए बस ये। ठीक है, इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए, इसे मतलब ग्राफ्स की हेल्प से मैं बता रहा हूँ शेप कैसे होगी। इक्वेशन की हेल्प आपको ऑलरेडी मैथ्स में बहुत बार डिस्कस की गई, लीनियर इक्वेशन। आई होप क्लियर। तो मैं बताना चाह रहा था कि हम क्यों पढ़ते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, क्योंकि ये हेल्प करती है टू सॉल्व विच इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। सिंगल एक्स एक्सिस की भी एक इक्वेशन बन सकती है, जैसे कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मान लो 2x प्लस 3y, सॉरी हाँ 3y को ले लीजिए, इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन है। 2x इक्वल टू 1, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है बच्चों? देखो सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये फिजिक्स में यूज होती है। जो आज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब आप 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कॉलेज में फिजिक्स पढ़ेंगे, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स फिजिक्स के अंदर। आई होप क्लियर है। ये बेसिक चीजें लिख लीजिए, समझ लीजिए, जल्दी कीजिए। तो आपने वो लिख लिया है। देखिए मैं लीनियर इक्वेशन को चलने से पहले फिर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें भी तुमने क्या निकालना सीखा है? इनवर्स। डिटरमिनेंट में भी इनवर्स सिखाया है आपको, मैट्रिक्स में भी आपको इनवर्स सिखाया है। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए जो कि ऊपर है, ऊपर भी रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला था कि ये वाले फॉर्मूले से हम निकालते थे। समझ रहे हैं ना?
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, किंतु लीनियर इक्वेशंस को कैसे होती है सारा कुछ समझाऊंगा, बट दोनों को ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स का लास्ट जब एंड हुआ था तो ए इनवर्स को सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। डिटरमिनेंट का जब 4.5 एक्स लास्ट हो रही है तो उसमें भी इनवर्स को सॉल्व करना आपको बताया है। ये हमेशा लगेगा, ये कंडीशन पे लगता है अगर ए डिटरमिनेंट 0 नहीं है तब ये ऊपर वाला इनवर्स का फॉर्मूला लगता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में लगता है। आई होप क्लियर है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है बच्चों कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने कुछ डिस्कस किया था, मैंने बच्चों को सिखाया है, जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, जिन्होंने पहली वीडियो देखी हुई है उनके लिए अच्छा है कि जब हम एडजॉइंट निकालते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी मैट्रिक्स है A11 A12, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं यहाँ कर देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 21 22 23, ठीक है, ऐसी 31 32 A33, ये कोई मैट्रिक्स है, ये सभी उसके एलिमेंट की पोजीशंस हैं। अगर इसका एडजॉइंट निकाले तो एडजॉइंट क्या होगा, मैं देखिए इसका एडजॉइंट होगा A11 A12, ठीक है, ये क्या रखे हैं सर, ये मैं बता देता हूँ A13, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ पहले 21 22 23 31 32 33, आई होप समझोगे। ये एडजॉइंट निकल जाता है। ये क्या है सर, ये है कोफैक्टर, जो आज देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है सर, -1 i प्लस j mij, माइनर क्या माइनस आपको सिखाया गया 4.4 में, आप देख लीजिए। तो ये कोफैक्टर्स है सभी, आप लोग रखते होंगे, ठीक है। इसमें एक स्टेप और होता है कि जब आप इन्हें लिख लेते हैं तो एक चेंज करना पड़ता है कि जो इसका फर्स्ट रो है उसे आप कॉलम बना दीजिए। क्या बना दीजिए, कॉलम। ध्यान से देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि ये आंसर अधूरा है, करेक्ट आंसर ये है, एडजॉइंट ए का करेक्ट आंसर नीचे है। जैसे कि कब होगा, जब 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। लास्ट वाले वीडियो में मैं स्किप कर गया था, भूल गया था जो भी है, तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। जब आपने कोफैक्टर्स को रख दिया, एडजॉइंट जब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये कोफैक्टर की जो रो है वो कॉलम बन जाए। ध्यान से देखिए 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, ठीक है ना। अब सेकंड रो को देखिए R2, ठीक है, ये मैंने खड़ी कर दी तो कॉलम बन गया 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है। लास्ट वाले कॉलम को यहाँ ले गया 3 1 3 2, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम, जो पहले क्या थे रो, अब ये रो के रह जाएंगे R1 R2 R2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो हमारी मिस्टेक रही थी इनवर्स को एडजॉइंट को लेकर, कि ये मिस्टेक आपको दूर करनी है कि जब आप ये निकाल लेते हैं जब तक उन्हें रो कॉलम में चेंज नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। या फिर समझिए यहाँ 1 2 1 1 2 1 3 था, इसे खड़ा करना है बस कोफैक्टर। तो आई होप आपकी ये गलतियाँ, जिनके बच्चों के आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा उनके आंसर ठीक हो जाएंगे। काफ़ी बच्चों की मुझे शिकायत आ रही थी इससे दो कॉलम का प्रॉब्लम आ रहा है तो आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन को लेकर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लीनियर इक्वेशंस ली थी बच्चों, जैसे कि मैं ले लेता हूँ a1x a2 b1 y c1 z इजकल टू मैंने मान लिया आपका, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। कोई भी वेरिएबल जैसे उसके रिजल्ट्स होते हैं तो मैंने मान लिया d, ठीक है, a2x b2y c2 z, ठीक है, ये क्या हो जाएगा d2, ठीक है। a3x b3y c3 z इजकल टू d3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर है सभी को। अब क्या है, ये बहुत सी कैलकुलेशन आपने देखी है
इन्हें मैं किससे सॉल्व कर सकता हूँ, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से। कैसे सॉल्व कर सकते हो वो सीख लीजिए। जैसे इसे ध्यान से देखोगे तो ये रिजल्ट है किसका, देखिए मैं लिख देता हूँ जल्दी, A1 A2 A3 दिखाई दे रहा है आपको, B1 B2 B3। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो समझा देता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ऐसे C1 C2 C3 X Y Z इक्वल टू D1 D2 D3। कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए नहीं देख पा रहे तो मैं समझा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, अगर मैं इसको अगर मान लीजिए मैट्रिक्स थी, ठीक है, इस मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा कॉलम किससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, इस पूरी रो से। तो क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, A1x प्लस B1 y प्लस C1 z बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा, D1 D2 D3, जिसे मैं एक इक्वल मैट्रिक्स से, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ A1x प्लस में B1 y प्लस में C1 z, ठीक है, ये बनेगी। ऐसे यहाँ A2x ऐसे आप लोग बना दोगे, मैं यहाँ का ब्लैंक करके छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ सामने क्या खड़ा होगा, D1 D2 D3। इसे मैं इक्वल मैट्रिक्स से क्या कर सकता हूँ बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को इसके सामने लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, जैसे कि वो लिख के कैसे दिखेगी ऐसे दिखेगी। आई होप क्लियर है। तो ये कुछ नहीं, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन और एक इक्वल कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के साथ चल रहा है जो आपको समझाना है। आई होप यहाँ से कुछ दिमाग खटका होगा आपका, यदि तो बहुत बार किया है। तो देखिए ये था एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आते हैं, जल्दी से देख लीजिए, लिख लीजिए, जो समझना है इसे समझिए। तो बेटो आपने लिख लिया होगा तो आगे देख लीजिए बच्चों। क्या है कि वो मैं यहाँ पर ले आया उसे जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन करके वो लीनियर इक्वेशन देंगे जो हमने एग्जाम्पल में स्टार्ट किए थे। अब क्या है कि इस मैट्रिक्स को मैं एक मैट्रिक्स मानूँ, मैंने कहा कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने कहा ये ए मैट्रिक्स, ये पूरी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले मैट्रिक्स से, इसको मैंने कहा ये है एक्स मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना, ये ए मैट्रिक्स और ये वाली एक्स मैट्रिक्स जो कि इक्वल है किसी, इसे मैंने कहा बी मैट्रिक्स। आई होप तीनों चीजें दिख रही होंगी। ये मैंने पूरी मैट्रिक्स की, पूरी मैट्रिक्स को मैंने ए मान लिया, ये पूरी एक मैट्रिक्स है इसे मैंने एक्स मान लिया, ये थर्ड मैट्रिक्स है इसे मैंने बी मान लिया, ठीक है। इतना क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। इसमें सभी एलिमेंट कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर्स हैं 10 20 40 50 जो भी, इसके अंदर भी कांस्टेंट है, ये ही एक वेरिएबल का रखती है, तो इसे मैंने एक्स से लिखा है। तो वेरिएबल कौन हो गया आपका, एक्स। और आपको पता है मैट्रिक्स कोई भी इक्वेशन हो उसमें सॉल्यूशन में हम किसका वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट की तरफ कर देते हैं। तो मैं कर देता हूँ बच्चों, x इक्वल टू b बाय a। तो x इक्वल टू b बाय a, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये है रिजल्ट जो आप ढूंढ रहे हो। तो आपको क्या समझ में आया, लीनियर इक्वेशन को मैं इस कॉन्सेप्ट में ले आया हूँ, a इनवर्स b। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको डिटरमिनेंट में और मैट्रिक्स में कहाँ छोड़ा गया था, ए इनवर्स से। कहाँ छोड़ा गया था, ए इनवर्स में, जिसमें दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। इनवर्स तो निकलना ही निकलना है, किसी भी तरीके से निकालिए, ऊपर वाले से नीचे वाले से। ऊपर वाला हर जगह नहीं लगता, उसमें अगर डिटरमिनेंट इसका अगर वैल्यू 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। बट ये रूल तो हमेशा लगेगा, डिटरमिनेंट 0 हो नहीं 0। तो आई होप मेरी बात क्लियर हो गई सभी को। यहाँ से ये वैल्यू भी समझ में आ गई होगी आपको कि अब आपको x y z चाहिए, क्या चाहिए, x y z चाहिए, ठीक है। उस मैट्रिक्स को, जो नई वाली मैट्रिक्स होगी उसके कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर लीजिए, उसके कंपोनेंट के साथ कंपेयर कर लीजिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, जो भी ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स होगी वो 3/3 की होगी, ठीक है ना। आज में जो थोड़ा सा भी और डाउट है, और जो भी मैट्रिक्स होगी डी कंपोनेंट की तो कितनी होगी, क्योंकि अभी आपने देखा डी कंपोनेंट में क्या है, रो 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 एक कॉलम, ठीक है। कॉलम एक, रो कितने हैं 3, तो ये होगी 3 × 1। अब ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी रो इसके कॉलम से,
तो लास्ट में रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा 3 रो और 1 कॉलम, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप दोनों से क्लियर हो गया। लीनियर इक्वेशन में बताया भी है कि फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू a इनवर्स। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए फॉर्मूले को। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है जैसे कि मान लो कि 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें से तुम्हें x और y निकालना है। इस ऊपर वाले इक्वेशन से क्या निकालना है, x और y। देखिए निकालने के लिए तुम जो आपने मैथ्स में सीखा है, 10th क्लास में भी सिखाया है, बहुत बार सिखाया है, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, x का वैल्यू काट दो, y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x की y की जो वैल्यू आई उसे उठा के यहाँ रख देना, उससे भी निकल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, निकाल सकते हैं। बट वहाँ एग्जाम में 12th क्लास में एग्जाम में सिखाएगा फाइंड द वेरिएबल बाय यूजिंग मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तभी तो ये एक्सरसाइज बनी हुई है पूरी 4.6। तो आई होप आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। देख लेते हैं आगे आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन रहेगा एज वी नो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपको पता है, क्या फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, तो फर्स्ट x क्या है, x आपकी मैट्रिक्स है जिसमें x और y है। ठीक है, फिर इसके बाद एक a मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ। एक a मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपका कांस्टेंट है 2 5 3 2, और एक b मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है 1 7। सभी चीज़ें देखनी होंगी आपको। मतलब इस इक्वेशन को मैंने फिल्टर कर दिया x में, a में और b में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें। x कैसे निकाला, मैंने x y को लिख दिया जस्ट। ठीक है, एक x और y, अगर 3 कंपोनेंट होते 3, यहाँ 2 5 है, 2 5 को लिख दिए, 3 2 है, 3 2 को लिख दिया। ऐसे b वाले में 1 7 है, मैंने 1 7 लिख दिया। अब क्या करना है, अगर मुझे x चाहिए तो a इनवर्स b मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले a का इनवर्स निकाल देते हैं। तो आपको पता है अगर a का इनवर्स चाहिए तो मुझे चाहिए क्या, डिटरमिनेंट एडजॉइंट a। ठीक है, अब डिटरमिनेंट कितना होगा, देखिए यहाँ कर लेते हैं डिटरमिनेंट, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी। आप तो अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी जब, तब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी तो 5 3 से मल्टीप्लाई करेगा कितना बचेगा 15। ठीक है, ये माइनस साइन फॉर्मूले का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -11। कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़े। तो डिटरमिनेंट आपका निकल गया। अब एडजॉइंट की बात कर देते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रिक बताया था आपको, बहुत सिंपल है। इन दोनों को आपस में देखिए, थोड़ा सा मिट गया था 3, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, पर 2 2 दोनों तरफ है तो इंटरचेंज क्या करोगे, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 और 5। तो एडजॉइंट भी निकल गया, डिटरमिनेंट भी निकल गया। ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी है, ए इनवर्स 1/-11 एडजॉइंट 2 5 -3 2। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ, डिटरमिनेंट करके हमारा सारा कुछ आ गया। अब मुझे फॉर्मूले पे चलना है कि फॉर्मूला क्या कहता है मुझसे, ए इनवर्स बी। इन चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने लिख दी होगी। ठीक है, चीज़ों को इरेज कर देते हैं। तो मुझे x चाहिए, तो x क्या मेरा, x मेरा मुझे पता है जैसे कि क्या है x और y। ए इनवर्स कितना है मेरे बच्चों, ए इनवर्स को प्रॉपर निकाल देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 2/11 5/11 3/11 2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ये -1/11 था, तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी 2/11। ठीक है, तो इसका मतलब -2/11 -5/11 और फिर ये क्या 3/11 -2/11, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा किससे,
ये मल्टीप्लाई करके किससे कट जाएगा 1 और 7 से। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बताइए, ये पूरा कॉलम इस वाले रो से होगा, ये पूरा कॉलम इस वाले रो से होगा। तो कर लेते हैं एक्स वाई माइनस 2/11 मल्टीप्लाई विद, तो पहले ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे मल्टीप्लिकेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। फिर 7 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। और दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही ये चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, समझ में आ रहा था, ठीक है। ये एक गलती हो गई, ये माइनस रहेगा, ये माइनस, क्योंकि जब हम क्या करते थे एडजॉइंट निकालते थे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है 3 और 5 की, 5 और 3 की क्या हो जाएंगे साइन, माइनस माइनस, फिर क्या जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस तो यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस रहेगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसे 1, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा पहले 3/11 से, 3/11 प्लस, अब 7 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो कितना जाएगा -14/11। ये माइनस यहाँ निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप 2 स्टेप में, एक स्टेप में भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, या फिर ऐसे करते हैं, स्पेस आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड, यहीं पर कर देते हैं। तो क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू -2 + 5/11, ठीक है जी, और 3 - 14/11, ठीक है। -2 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 3/11, ठीक है। और ऊपर नीचे यहाँ क्या बचेगा -11/11, ठीक है। अब ये क्या है कि 11/11 ये कट जाएगा, ठीक है, काट सकते हैं आप लोग, ये रह जाएगा। तो क्या करें, काटे नहीं, इसका अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि 1/11 को कॉमन ले लीजिए, 1/11 यहाँ से भी दोनों में से कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा, जैसे मैं -1/11 ही कॉमन ले लिया मान लो, तो ऊपर बचेगा -3, नीचे बचेगा 11। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, क्लियर हुआ कुछ कि मैंने क्या किया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करी और -11 कॉमन ले लिया, तो -11 यहाँ से। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे -11 का स्क्वायर कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मैट्रिक्स कहता है कि के ए मान लो के ए 0 0 के ए, अगर के को कॉमन ले तो स्क्वायर भी लगाते हैं, ठीक है। बट बच्चों याद रखना मैट्रिक्स में नहीं, इसमें लगाते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट में स्क्वायर होता था, इसमें सिंपल रहेगा, तो इसलिए मेरा क्या जाएगा -11। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे हम 11 की मल्टीप्लिकेशन ना करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तब भी आपका आंसर आएगा। मान लो कि 11 को अगर हम 1/11 रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, तब भी आंसर सही रहता, 3 5 चेंज हो जाता, ये -11 बाहर आ जाता, ठीक है। -11 ने क्या किया था, ये माइनस कर दिए थे, इन्हें मैं पॉजिटिव कर दूंगा, ये जो माइनस थे उन्हें माइनस कर दूंगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 11 बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस हो गई, ठीक है, 1/11। तो ऐसे करते हुए फिर वापस यहीं आके खड़े जाओगे। अब बात है कि इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि कोई भी एक्स वाई का मैट्रिक्स अगर इक्वल है किसी भी -1/11, 3 और 11 के, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने किया हुआ है। इक्वल मैट्रिक्स याद आ रही है तो बताइए, ठीक है ना। तो एक्स कितना हो जाएगा -3/11, वाई कितना हो जाएगा 11/11, दैट इज -1। तो एक्स का भी आंसर आ गया और वाई किसकी हेल्प से, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है।
यहाँ मुझे एक एरर दिखाई दे रहा है, वो मैंने ऑब्जर्व अभी किया कि जब 7 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा 35। जब 35 सॉरी कहाँ पर था, यहाँ तो 14 आएगा, यहाँ जब 7 मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा 35। जब 35 -2 से ऐड होगा तो कितना बचेगा 33। अगर 33 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 33। तो x का वैल्यू एग्जैक्ट कितना आएगा, ये माइनस आएगा क्योंकि ऊपर टर्म माइनस है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कितना बचेगा बच्चों माइनस है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो आपको डिटरमिनेंट का यूज समझ में आ गया, मैट्रिक्स का भी यूज समझ में आ गया, क्योंकि दोनों से हमें क्या सीखने को मिलता है इनवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स के लिए, वो 2/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर का था। ठीक है, उन्हें ऑर्डर कहते हैं। तो एज वी, देखिए क्वेश्चन में ऐसे जरूर लिखा होगा मैट्रिक्स मेथड, एज वी नो इन फॉर्मेशन ए एक्स बी। ठीक है ना, तो ए क्या होगा बच्चों, ये एक्स लगा दीजिए पहले, एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स होगा एक्स वाई जेड। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। और बी क्या होगा बच्चों आपका, बी होगा आपका 8 1 4। आई होप क्लियर है। 8 1 4 तो आपको बी तो बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा बच्चा। ये इनवर्स, ये क्या है 3 2 1 4 3 2 4 -1 -3 3, यहाँ जेड लिखा हुआ माइनस जेड, तो कितना आ जाएगा -1 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको x चाहिए, तो एज वी नो फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, तो ये x = A इनवर्स B, A इनवर्स B। तो एज वी नो A इनवर्स फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से निकाल कर देख लेना, मैंने निकाला हुआ, इसमें मैंने कहा था। तो आप को फैक्टर्स निकाल लेंगे, A इनवर्स = 1/A डिटरमिनेंट एडजॉइंट A। एडजॉइंट A के लिए आप निकालेंगे, डिटरमिनेंट से भी निकाल देंगे, एडजॉइंट A को निकाल लेंगे आप, क्या आएगा वो आएगा A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो आप यहाँ से एक मैट्रिक्स बना लेंगे इनवर्स की, उस इनवर्स मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, बी मैट्रिक्स से। तो लास्ट में क्या देखिएगा तुम्हें, यहाँ एक्स वाई जेड होगा, यहाँ से मैट्रिक्स में 3 कंपोनेंट होंगे 1 2 3। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल रख दोगे, एक्स के, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल रख दोगे, वाई के, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल रख दोगे, जेड के। तो आपके पास एक्स वाई जेड के आंसर आ जाएंगे। एक बार अपने आंसर चेक कर लीजिए, मैं दिख रहा हूँ आंसर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ले लेंगे आप, तो मैं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा आपको। आंसर आएगा 1 2 3। इक्वल मैट्रिक्स से कॉमन कर दोगे तो x1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, z3 आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर निकालिए, चेक। तो आई होप आपको सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर हुआ होगा, क्यों आपको ये एक्सरसाइज आनी चाहिए। ये एक्सरसाइज इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपने दोनों एक्सरसाइज में, डिटरमिनेंट की एक्सरसाइजों में और मैट्रिक्स के एक्सरसाइजों में सभी में सीखा था ए इनवर्स। वो ए इनवर्स आपको आ गया, तब आपको सिखाया गया कि ये लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अब ये सबसे ज़्यादा किसमें यूज होने वाले हैं, फिजिक्स में। किसमें, फिजिक्स में। तो इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के बिहाफ पे आपको आनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कीजिए। अब आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.6। सभी बच्चों को 4.6 एक्सरसाइज करनी है। करने के बाद इसके फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप करने हैं। अगर आप अपने होमवर्क को रेगुलर सेंड नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं करेंगे, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मैं डे बाय डे एक स्टेप बढ़ता चला जाऊँगा। मुझे अपना होमवर्क करना है, आपका बहुत नुकसान है, क्योंकि 12th के पेपर किसको देने बच्चों, आपको। मुझे किसी का कोई पेपर नहीं देना, मैं दे चुका हूँ।
और देखिए जितना हमारा एक्सपीरियंस है उससे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि डे बाय डे अगर होमवर्क करोगे सब समझ में आएगा, रिटर्न में गारंटी दे रहा हूँ। अगर 2 दिन का स्किप भी हो गया 2 दिन भी अगर स्किप किया ना, फिर कितने घोड़े दौड़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।